Good morning, students. Class 9 Social Studies. On Friday, we started with the first chapter of economics, that is the story of village Palanpur. In this chapter, we read about the organization of production heading, in which we saw the factors of production, which are namely the land, labor, physical capital, and human capital, which are known as factors of production. As we read through the story of Palanpur, we will learn more about the first three factors of production. That means as we move on with this chapter, हम इस chapter में जब आगे बढ़ेंगे, we'll read about the first three factors जो हैं land, labor and physical capital. इन तीन के बारे में detail study करेंगे. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. हम अपनी कन्वीनियंस के लिए जो थर्ड फैक्टर है फिजिकल कैपिटल उसे रेफर करेंगे एज द कैपिटल. नाउ मूविंग ऑन. फार्मिंग इन पालनपुर. लैंड इज फिक्स्ड. फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालनपुर. हमने रीड किया था पहले भी. 75% of people who are working are dependent on farming for their livelihood. नाउ द वर्ड लाइवलीहुड, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि हम कोई भी ऑक्यूपेशन, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब हो या फार्मिंग, हम ये करते हैं टू अर्न मनी सो दैट वी कैन फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ आवर लाइफ विच वी नीड टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ. तो वो होता है लाइवलीहुड. यानी उसके लिए 75% जो लोग हैं, पीपल वर्किंग, आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर द लाइवलीहुड. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मर्स ही उसके लिए हैं. फार्मर्स आर ओनली दैट. फार्म लेबर्स यानी जो फार्म में जिनका अपना खुद का ओन लैंड नहीं होता है, वो दूसरों के फार्म्स में जाके जो वर्क करते हैं, दे आर नेम्ड एज फार्म लेबरर्स. द वेलबींग ऑफ दीज पीपल इज क्लोज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स. कौन कितना ज़्यादा, मतलब किसकी पोजीशन हाई है या लो है, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है ऑन द प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स. यानी किसके फार्म में कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उसका स्टेटस टर्म किया जाता है जनरली विलेजेस में. बट रिमेंबर देयर इज़ अ बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन. किसी भी, हम अगर समझें कि हमें फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो उसके लिए कुछ लिमिटेशंस होती हैं. द वर्ड कंस्ट्रेंट मीन्स लिमिटेशंस. लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड. नॉर्मली हमने देखा है प्रैक्टिकल लेवल पे कि जितना भी लैंड अंडर कल्टिवेशन है वो फिक्स्ड रहता है. ओके. सिंस 1960 इन पालनपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन. यानी 1960 से अगर हम बात करें तो पालनपुर में कल्टिवेशन के लिए लैंड का एक्सपेंशन नहीं हुआ है. बाय देन यानी तब तक कुछ वेस्ट लैंड जो थे विलेज में. ना वेस्ट लैंड से हम क्या समझेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं या कुछ लैंड जो ओवर ग्रेजिंग हो गए हैं, इरोडेड लैंड्स हैं, यानी जो सॉइल इरोशन हो गया है, तो दे हैव बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेट लैंड इन द विलेजेस. उस टाइम तक देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप, यानी हमें कोई ऐसा स्कोप नहीं दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है दैट वी कैन इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन. यानी जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो डिमांड है एग्रीकल्चर की, उसे अगर हमें इंक्रीज़ करना है, यानी फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए न्यू लैंड को अंडर कल्टिवेशन लाना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. In this purple box you can see what is mentioned. The standard unit of measuring land is hectare. Normally हमने देखा है यूनिवर्सल लेवल पे we have certain standard units fixed for measuring certain things. Okay, whether it is something like clothes or liquid. For example, if we term one, अगर हम किसी कपड़े को measure करते हैं तो it is termed as 1 meter is equal to 100 centimeter everywhere. Okay, दो in villages, यानी विलेजेस में आप अगर सुनेंगे तो लोकल यूनिट्स जो इनको नाम दिया गया है, दैट आर बीघा एंड गुंठा. 1 hectare इक्वल्स द एरिया ऑफ स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स. अब आप समझिए हेक्टेयर का मतलब. फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर लैंड है और इसका जो ईच साइड है दैट मेजर्स 100 मीटर्स. अब इस 100 मीटर के मेजरिंग 4 साइड्स वाले स्क्वायर की जो आप एरिया फाइंड करेंगे दैट इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर. ओके.
Is there a way one can grow more from the same land? Now let's find out क्या ये पॉसिबल है कि हम एक ही लैंड पे दो या तीन क्रॉप्स ग्रो करके जो प्रोडक्शन ऑफ फार्म प्रोडक्शन है उसे हम इंक्रीज कर सकें. इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, यानी जिस तरह के क्रॉप्स ग्रो होते हैं और फैसिलिटी अवेलेबल हैं, पालनपुर रिजेंबल करता है टू अ विलेज जो वेस्टर्न पार्ट्स में है ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालनपुर. लैंड में जितने रेजिडेंशियल एरियाज को छोड़ के बाकी जितना भी लैंड है पालनपुर में, दैट इज़ यूज्ड फॉर कल्टिवेशन. ड्यूरिंग द रेनी सीजन में हम नॉर्मली खरीफ क्रॉप्स ग्रो होते हैं. फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा. ये जनरली यूज़ होते हैं फॉर कैटल फीड, यानी कैटल्स को फीड करने के लिए. इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो. उसके बाद इस पर्टिकुलर लैंड में ही कल्टिवेशन किया जाता है पोटैटोज का इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड दिसंबर. दैट मीन्स इस मंथ में इनकी सीड्स को सो किया जाता है. इन द विंटर सीजन में नॉर्मली रबी क्रॉप्स होते हैं. फील्ड्स आर सोन विथ wheat. Wheat, as we all know, it requires less water. Okay. From the wheat produced, farmers keep enough wheat for the family consumption and sell the surplus wheat at the markets at Raiganj. Raiganj जो हमने पढ़ा था, that it's a nearby village connected with roads through to the पालनपुर village. तो जो wheat farmers grow करते हैं वो first of all 1 ईयर में जितना कंजम्पशन उनकी फैमिली को चाहिए वीट का, दे कीप इट असाइड, और उसके बाद जो सरप्लस वीट होती हैं दे सेल देम इन द मार्केट्स एट रायगंज. अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू. कुछ पार्ट्स ऑफ लैंड है जहाँ पे शुगर केन ग्रो किया जाता है एंड इट इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, यानी साल में एक बार उसकी हार्वेस्टिंग होती है. शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म, यानी अगर रॉ फॉर्म में बात करें यानी कच्चे फॉर्म में, और एज जैगरी जो गुड़ कहा जाता है, इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, यानी शाहपुर के मार्केट जो छोटा टाउन है शाहपुर, उसमें ट्रेडिंग होती है जैगरी की. जो मेन रीज़न है कि पालनपुर के जो फार्मर्स हैं दे आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर, क्योंकि उनके पास वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन है. एज वी ऑल नो, इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी ही पालनपुर में आ गई थी, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है टू ट्रांसफर सिस्टम ऑफ इरीगेशन. पर्शियन व्हील्स की मैंने पिक शेयर की है इस वीडियो के बाद, आप देख के समझेंगे. एक व्हील आपने देखी होगी, व्हील होती है उसमें छोटे छोटे बकेट्स अटैच होते हैं एंड इट कीप्स ऑन रोटेटिंग कैरिंग वाटर फ्रॉम वन साइड एंड थ्रोइंग द वाटर ऑन द फील्ड्स टू द अदर साइड. टिल देन यूज बाय फार्मर्स टू, यानी जो प्रेजेंट में मॉडर्न इरीगेशन सिस्टम से पहले पर्शियन व्हील्स यूज होती थी बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरीगेट स्मॉल फील्ड्स. पीपल सॉ दैट इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स, लोगों ने ये डिस्कवरी की यानी फाइंड आउट किया कि जो ट्यूबवेल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी रन करते हैं, तो उस तरह से लार्ज एरिया कैन बी इरीगेटेड एट अ टाइम एंड दैट टू मोर इफेक्टिवली, यानी बहुत अच्छी तरीके से इरीगेशन हो सकता है. द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स, यानी जो शुरुआत में थी ट्यूबवेल्स, वो इंस्टॉल की गई थी थ्रू गवर्नमेंट. उसके बाद फार्मर्स ने अपनी प्राइवेट ट्यूबवेल सेटअप की. एज अ रिजल्ट बाय मिड 1917 के मिड तक आते आते द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वॉज इरीगेटेड, यानी 200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वे इरीगेटेड ईजिली. Not all villages in India have such high level of irrigation. Apart from the riverine plains, coastal regions in our country are well irrigated. In contrast, plateau regions such as the Deccan Plateau have low levels of irrigation. Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. In the remaining areas, farming is largely dependent on rainfall. यानी हर जगह सभी विलेजेस में हम नहीं कह सकते कि उनके पास हाई लेवल ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं. some are still dependent on the nature. To grow more than one crop on a piece of land during the year, यानी एक साल में more than one crop एक फील्ड में ग्रो करना, that is termed as multiple cropping. It is the common way of increasing production. All farmers in Palapur grow at least 2 main crops,
मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप, यानी हमने जो देखा कि टू क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, तो थर्ड जो ऑप्शन है क्रॉप का, दे आर टेकिंग एज द पोटैटो। इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स में ऐसा हो रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे एक डेटा दिया है, कल्टिवेटेड एरियाज ओवर द ईयर्स, ईयर मेंशन है और ये हेक्टर्स में, इन मिलियन हेक्टर्स में हमें डेटा बताया गया है, दैट इज अंडर कल्टिवेशन। Now we have these questions here. Is it important to increase the area under irrigation? Why? I'll share the answer of this question after this video. सेकेंड क्वेश्चन जो है कि हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, तो यहाँ इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। वी हैव टू नेम 3 क्रॉप्स, किस मंथ में उनकी सीड्स को सो किया जाता है, किस मंथ में हार्वेस्टिंग होती है, एंड विच आर द सोर्स ऑफ इरीगेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर crops. Okay, so this you will do in the book itself. ये टेबल आप बुक में ही करेंगे। ये सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है। फर्स्ट का आंसर मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो एक पिक फॉर्म में होगी। नाउ हमने रीड किया कि वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। दूसरा मेथड जो हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड। यील्ड का मतलब होता है मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, यानी एक गिवन पीस ऑफ लैंड में कितनी प्रोडक्शन होती है एक पर्टिकुलर सिंगल सीजन में, दैट इज टर्म्ड एज यील्ड। टिल द मिड 1960s या 1960s के मिड तक जो सीड्स यूज हो रही थी कल्टीवेशन में, वो ट्रेडिशनल वाली थी, जिनकी जो यील्ड थी वो बहुत लो थी, यानी लार्ज क्वांटिटी में क्रॉप्स ग्रो नहीं होते थे। इन्हें इरिगेशन में बहुत लेस रिक्वायर्ड होता था, यानी कम पानी में काम हो जाता था। फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्यूर्स एज फर्टिलाइजर्स। ऑल दीज वे रेडिली अवेलेबल विद देम, यानी ये सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाती थी, फार्मर्स को इन्हें परचेज नहीं करना पड़ता था। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वराइटीज़। शॉर्ट फॉर्म है HYVS ऑफ सीड्स। यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ 1960s से, वहाँ इंडियन फार्मर्स ने जो वीट और राइस के कल्टीवेशन में हाई ग्रोथ आई, दैट वाज बिकॉज ऑफ द HYVS सीड्स जो उन्होंने यूज़ की। जो हमने ट्रेडिशनल सीड्स के बारे में रीड किया, उसके कंपैरिजन में ये जो सीड्स हैं ये प्रॉमिस करती हैं कि ये लार्ज ग्रेट अमाउंट ऑफ ग्रेन प्रोड्यूस करेंगी ऑन अ सिंगल प्लांट, यानी एक बार में एट अ पर्टिकुलर टाइम। एज अ रिजल्ट स्मॉल पीस ऑफ लैंड, द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स दैट वाज पॉसिबल अर्लियर, यानी प्रीवियसली ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था, बट विद द यूज ऑफ HYVS seeds it is possible now. But they need plenty of water and also need chemical fertilizers. Here is a picture which is showing that modern farming methods, you can see the seeds, the fertilizers, the pesticides, now the modes of different irrigation modes, farm machinery which is requiring diesel to run. So this is a picture of modern farming methods. ना जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, हाई यील्डिंग वे पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन, यानी जो हाई यील्ड्स हो रही हैं, यानी क्रॉप प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में हो रहा है, दैट इज़ पॉसिबल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द HYV सीड्स, इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, इन्होंने फर्स्ट में ये सारे मेथड्स यूज़ किए, यानी ये स्टेट्स हैं जिन्होंने शुरुआत की इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ किया। द फार्मर्स इन दिस रीजन सेटअप ट्यूबवेल्स, इन्होंने ट्यूबवेल सेटअप की इरीगेशन के लिए HYV सीड्स को यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि आप जब चाहें जितनी बार चाहें इन्हें यूज़ करें, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज अ लिमिट। सम ऑफ देम बॉट फार्म मशीनरी, कुछ लोग फार्म मशीनरीज लेकर आए जैसे ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, जिससे प्लाउइंग और हार्वेस्टिंग बहुत फास्ट होने लगा।
In Palanpur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kgs per hectare, with HY says the yield went to 3200 kg per hectare. यानी जो ट्रेडिशनल वैरायटी से ट्रेडिशनल वे से कल्टीवेशन हो रहा था उससे जो क्रॉप क्वांटिटी हो रही थी yield that was 1300 kg per hectare. But with the use of these modern methods and HYV seeds, it turned to 3200 kgs per hectare. There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had great amounts of surplus wheat to sell in the markets. Moving on, there are certain questions. Let's discuss. Question number 1, 2, 3. We have 3 questions here. Second question is related to this data given here. जिसे आपको ग्राफ के फॉर्म में करना है. I'll share you the picture किस वे में आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है. ओके, बार ग्राफ, it's very easy, you have learned in maths also. Modern farming methods require the farmer to start with more cash than before. Why? मॉडर्न फार्मिंग मेथड जैसे हमने समझा कि इसमें अ फार्मर नीड्स कैश, क्योंकि पहले जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही थी वो इजीली उनके सराउंडिंग में ही अवेलेबल थी, जिन्हें उनको परचेज़ नहीं करना पड़ता था. ये एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है जो बताती है कि ड्यूरिंग अ फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर्स ऑफ योर ओन रीजन एंड फाइंड आउट. सो यू हैव सीन, मैंने इनको नंबर्स दिए हैं. पेज नंबर 4 में मैंने इन्हें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिनोट किया है. 2 का आंसर आपको यही है जो आपको बुक में करना है. द फर्स्ट वन आई विल शेयर विथ यू. नाउ हियर ऑन पेज नंबर 5 अगेन आई हैव नेम देम एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज़ द फोर्थ क्वेश्चन. सो इन 4 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो सेकेंड क्वेश्चन है उसे आपको बार ग्राफ में बनाना है. आई विल शो यू द पिक्चर, आई विल शेयर इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड किस तरह से आपको बार ग्राफ बनाना है एंड यू हैव टू कंप्लीट दीज आंसर्स. सो दिस इज़ योर टास्क टुडे. आज के लिए आपका ये टास्क है कि आप ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 4, मूविंग ऑन, देन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4, दीज 4 क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 5. सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप ग्राफ में करेंगे और उस ग्राफ को आप अपने नोटबुक में पेस्ट करेंगे. ओके, परचेज अ ग्राफ फ्रॉम द मार्केट, कंप्लीट द bar graph and then paste it in your fair notebook. I hope it's clear. If you have any doubts regarding today's explanation and the reading we have done of the text, let me know. Till then, go through the chapter thoroughly and try to understand. Thank you, class.